नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और एक बार फिर से एक और बेहतरीन प्यारे सेशन में आइए करते हैं शुरुआत। चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर जो रीट मुख्य परीक्षा हो रही है और जो बच्चे इस रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से, उनके लिए ये सेशन है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं नगरीय शासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन। कई बच्चों ने कॉल करके कहा कि सर ये टॉपिक आप हमें पहले करवा दीजिए, इस टॉपिक की हमें ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए नया है। वैसे तो टॉपिक नया नहीं है, स्थानीय स्वशासन आपने रीट में भी पढ़ा है, रीट जो अभी 2022 हुई है उसमें भी पढ़ा है, 2021 में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें एक नया नाम ये जोड़ दिया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो इससे आपको ये नया लगने लगा। तो आइए इसी टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं और बाकी बचे हुए टॉपिकों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? ईश्वरलाल मीना जी स्वागत आपका, ललिता, हरिराम, इंदु, कुलदीप, अशोक, बहरीराम, ज्योति, जितेंद्र, सुनील, लाभूराम, राखी, कैसे हैं आप? साहिल मोदी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साहिला मोदी, साहिला, ममता राजपूत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? कुलदीप बिश्नोई स्वागत आपका, कैसे हैं आप? आयुष वर्मा कैसे हैं? शुभ संध्या आपको भी। एंड अजय सिंह जी स्वागत आपका, रजनी कंवर स्वागत आपका। आइए करते हैं शुरुआत। कविता कैसे हैं आप? भारती स्वागत आपका। कल सेशन नहीं हो पाया, इसके पीछे का कारण वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अब भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो फोन करके भी कह रहे हैं कि सर आप ना, हम तो आप पर ही भरोसा किए हुए हैं और आप ऐसे क्लास को मिस मत कीजिए। तो पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हम पे विश्वास जताया है, इसके लिए। दूसरी बात, एक आधा सेशन कभी कभी क्या होता है कि हमारी पहली जो वरीयता रहती है कोई भी टॉपिक डिस्कस करने की, वो रहती है एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक नहीं मिल पाता है, तब जाके हम उस टॉपिक को अदर जो सोर्स है उससे सोचते हैं कराने का। कल पूरा टॉपिक तैयार कर लिया था एनसीईआरटी क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 8 है ये राजनीति विज्ञान में, जो 11th क्लास की पॉलिटी है उसमें 8वां चैप्टर था स्थानीय स्वशासन। लेकिन पूरा चैप्टर तैयार कर लिया, डाटा तैयार कर लिया, क्लास भी शेड्यूल कर दी थी और क्लास करने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन फाइनल जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मन जो था वो नहीं मान रहा था, क्योंकि मैंने जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उससे वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो फिर अंतिम समय में हमने उस सेशन को कैंसिल कर दिया कि भाई इस डाटा से हम संतुष्ट नहीं है। तो कल दोबारा जो है इसको जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से करेंगे। हालांकि मैं आपको कक्षा 11th का पॉलिटी करवाऊंगा, एक साथ ही करवाऊंगा पूरा सेशन, ठीक है? उसमें सारे चैप्टर ही हमारे काम के हैं, तो उस सारे में आपको एक पूरा 11th और 12th का जो है वो पॉलिटी का अपन सेशन अलग से रख लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 5 जनवरी को है क्या रीट का मुख्य पेपर? पेपर जनवरी में ही है, अब जनवरी में किस डेट को करवाते हैं वो अपन देखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्थानीय स्वशासन, ये एसएसटी के लिए है, याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है एसएसटी, लेकिन बता देता हूं जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ग्रामीण एवं नगरीय और 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक की हम चर्चा करेंगे। अगर आप इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है वो इन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल आपकी कोई फीस वगैरह नहीं है, कोई आपको पीडीएफ के लिए कोई भी तरीके का शुल्क नहीं देना है, न ही आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद किसी प्रकार का शुल्क देना है। आपको कोई भी पैसा, एक पैसा भी, 1 रुपये भी आपका जो है वो इसमें नहीं लगने वाला है। तो चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ जो है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन 73वें 74वें संविधान संशोधन की, स्थानीय स्वशासन की। 2 सेशन लगेंगे इसमें, आज का और कल का, ये टॉपिक पूरा अपन जो है वो कर लेंगे। तो चले करें शुरुआत। एक बार सारे बच्चे जो है वो हाँ लिख के बताएं, यस लिख के बताएं, ताकि शुरुआत करें। और जो भी
इस टॉपिक से अदर बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो बातें बंद कर दें। आपके 2 नंबर कम पड़ रहे हैं। एक तो कोई क्वेश्चन में आपका कोई आपत्ति लगा हुआ है, 2 नंबर तो ज्यादा नहीं है, 1-2 नंबर में तो आपको बोनस भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रीट की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप कंटिन्यू रखें रीट की तैयारी। चलिए देखिए, अगर हम भारत में स्थानीय स्वशासन की अगर चर्चा करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है, तो विद्वान साथियों थोड़ा सा इसके इतिहास में हम जाएंगे। तो स्थानीय स्वशासन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है रीट के अंदर, इसकी शुरुआत कहां से होती है? स्थानीय स्वशासन से ही होती है, स्थानीय स्वशासन से होती है। तो हमारा इस यूनिट का पहला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? स्थानीय जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है लोकल। लोकल यानी जो निचला स्तर है, जैसे देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग के बाद जिला, जिले के बाद तहसील, और तहसील के बाद सबसे निचला जो स्तर आता है वो आता है ग्राम। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है लोकल शासन, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, निचले तबके के लोगों की, निचले तबके के लोगों की जो कि गांव में रह रहे हैं, उनका भी सत्ता में भागीदार बनाना, उनको भी सत्ता में क्या बनाना? भागीदार बनाना। आज गांव स्तर पर भी जो है अपनी एक अलग राजनीति होती है, तहसील स्तर की अलग राजनीति होती है, जिला स्तर की अलग राजनीति होती है, राज्य स्तर की राजनीति अलग होती है, और देश स्तर की राजनीति अलग होती है। हमारे देश के अंदर आप सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार यानी ग्राम पंचायतों की जो सरकार है वो आती है। हो सकता है कि देश में बीजेपी का राज हो, राज्य में कांग्रेस का राज हो, और लोकल आपके जो है वो कोई निर्दलीय जीत जाए और उसकी सरकार हो। तो इस तरीके से देश का जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर जो है विभक्त है, और इस तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन जो है वो कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन में विद्वान साथियों, स्थानीय स्वशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्यों हमें स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ी? क्या संविधान में स्थानीय स्वशासन के बारे में कहीं पर चर्चा की गई थी? तो हमारा जो मूल संविधान है उसमें कहीं पर भी जो है वो स्थानीय स्वशासन की चर्चा जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन बाद में जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, और फिर जो है वो स्थानीय स्वशासन को जो है वो संविधान के अंदर मान्यता दी जाती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो जन्म है वो कैसे हुआ भारत में। तो इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटिश काल से ही होती है। ब्रिटिश काल के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने 1882 के अंदर जो है वो स्थानीय स्वशासन की जो है वो शुरुआत की थी। किसने? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो है वो क्या की थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने। कब की? 1882 में की। अब चूंकि लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन को रखा भारत में, इसकी शुरुआत की, इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ग्रेड 3 टीचर के गणित विज्ञान के लिए क्या पढ़ें? गणित विज्ञान के लिए आप 6 to लेकर 10 तक का गणित पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए 6 to 10 तक एनसीईआरटी, 6 to 10 तक एनसीईआरटी का गणित और 6 to 10 तक एनसीईआरटी का साइंस आप जो है वो पढ़ें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बाद में तो मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो यही एनसीईआरटी 6 to 10 आपके लिए रहने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है भारत में? तो स्थानीय स्वशासन के भारत में जो जनक है वो है कौन? लॉर्ड रिपन है। ये पहला क्वेश्चन आपका जो है वो मोस्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
इसके बाद दूसरा जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका कि स्थानीय स्वशासन जो है वो किस सूची का विषय है, यानी संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय आता है, यानी राज्य सरकार इसके लिए जो है वो पूरी विधि विधान बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक को हमने सरल करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जैसे आप बुक में इस टॉपिक को पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं हम, अगर हम बुक को इस टॉपिक से पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा उलझन होती है, लेकिन हमने इस टॉपिक को आपके लिए सरल करके आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। 6 से लेकर 10 तक एसएसटी एनसीआर ज्योग्राफी करवाई हुई है एनसीईआरटी की। प्रदीप सारण जी करवाई हुई है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी का हिस्ट्री, एनसीईआरटी का पॉलिटी। आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे रीट 2022 की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 10, एनसीईआरटी पॉलिटी 6 to 10 और एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 10। वहां से आप इसको जो है बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, प्लस वहीं पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। अगर आवश्यकता हुई तो आपको दोबारा भी करवा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है आपसे कि क्या चर्चा कर रहे थे हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक हमने पढ़ा कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत की। इसके बाद जो है वो इनको जनक कहा गया और ये जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य इसके लिए जो है वो कानून वगैरह बनाता है। 9 और 10 इसलिए नहीं करवाई गई है क्योंकि 9 और 10 में एनसीईआरटी के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे रीट मुख्य परीक्षा में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें विश्व के इतिहास की चर्चा की गई है, इसीलिए कक्षा 9 और 10 इतिहास आपको नहीं करवाया गया है, जबकि पॉलिटी और ज्योग्राफी 9 और 10 भी आपको करवाई गई है। ठीक है, आकांक्षा ठाकरे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय यानी लोकल स्तर पर, लोकल स्तर पर क्या आता है, सबसे पहले आता है गांव, तो ग्राम, फिर आता है खंड यानी तहसील और फिर आता है जिला। तो याद रखना इसका ये क्रम भी याद रखना, सबसे पहले ग्राम स्तर पर, फिर खंड स्तर और फिर जिला स्तर। देखो ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर जो है वो पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। कैसे याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था होती है, ग्राम पंचायत। तहसील स्तर पर कौन सी संस्था होती है, पंचायत समिति। आप जिस भी, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपके गांव में एक ग्राम पंचायत है कि नहीं है। अगर आप तहसील में रह रहे हैं तो आपके तहसील के अंदर एक तो नगर पालिका है, एक आपकी है पंचायत समिति। पंचायत समिति का कार्य है कि आपकी तहसील के नीचे जितने गांव आते हैं उनका विकास करना। तो अगर पूछे कि खंड स्तर पर या तहसील स्तर पर ग्राम पंचायती राज में क्या आता है या पंचायती राज में क्या आता है, तो पंचायत समिति आती है। और जिला स्तर पर जो आता है वो जिला परिषद आती है। यानी एक जिले को 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे नीचे स्तर पर गांव है, एक तहसील के गांव का संगठन जो है उसके विकास का कार्य करता है कौन, ओल्ड टीचिंग मेथड करवाएंगे आपको, बिल्कुल करवाएंगे। हमने आपको जब रीट 2022 मुख्य परीक्षा जो कि 2023 में होने वाली है उसकी जब तैयारी शुरुआत करवाई थी तो हमने एक बात कही थी कि हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे जिसके अंदर केवल हम आपको एसएसटी सब्जेक्ट, जो बच्चे रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं प्लस जो रीट लेवल मुख्य परीक्षा L1 की तैयारी कर रहे हैं उनके पूरे सब्जेक्ट को करवाएंगे। आप जुड़े रहें, हम आपको बिल्कुल टीचिंग मेथड करवाएंगे। एक सेशन हमने टीचिंग मेथड का करवाया भी था, लेकिन पहला टारगेट है कि जो सब्जेक्ट हम अभी लेके चल रहे हैं जैसे एसएसटी, जैसे ज्योग्राफी, जैसे मनोविज्ञान आपका लगभग 90% पूरा हो गया है। एक आधा टॉपिक बचा है, वो भी बहुत ही जल्दी हम आपको करवा देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ जो है 10 दिन के बाद अगला महीना शुरू होगा, अगले महीने हम इतिहास, कला, संस्कृति
शिक्षण विधियां और आपका एक और टॉपिक है सामान्य ज्ञान। ये 4 टॉपिक शुरू करेंगे और अगले महीने वो आपके पूरे करवा देंगे। तो बिल्कुल हम योजना के अनुरूप चल रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा, कंप्लीट कोर्स ही करवाएंगे। देखो बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं करी है हमने, एक्चुअली आज टॉपिक तैयार नहीं हो पाया, इसीलिए क्लास हम नहीं ले पाए डिटेल की, इसीलिए हमने सोचा कि क्लास कैंसिल करने से अच्छा है कि क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं अपने, आप मेरे इस YouTube परिवार में अगर देखोगे, आप हमारे जितने भी वीडियो देखोगे, सबसे कम वीडियो मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या MCQ के। MCQ हम बहुत कम करवाते हैं, बहुत ही कम करवाते हैं, केवल पेपर के पास हम MCQ करवाते हैं, बाकी हम डिटेल सेशन ही करवाते हैं। और मुझसे MCQ हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे MCQ कराने की प्रैक्टिस नहीं है कि घंटों घंटों में MCQ करवाता रहूं, मुझे डिटेल करवाने की ही प्रैक्टिस है। तो MCQ करवाएंगे लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है, पहले पूरा कोर्स करवाएंगे, इसके बाद ही MCQ की चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज आता है और पंचायती राज के अंदर क्या आता है, छूटा नहीं है। आप बीच में एक बार एक तो थोड़ा सा कमेंट कम करें, आप कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। हमें पता है कि कौन सा टॉपिक हमने बीच में छोड़ा है, वो भी करवाएंगे आपको। जी भास्कर शर्मा जी, आपका अब हमारे इस चैनल में जो है वो स्वागत है। आप सारे बच्चों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल हम पहचान गए हैं, और आप सबसे निवेदन है कि आप कमेंट जो है वो सेशन के अंत में करें। मैं आपके सबके कमेंट लूंगा और आपके सबके कमेंट के जवाब भी दूंगा। अभी एक बार हम टॉपिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं, बाकी आप लास्ट में हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके मन के डाउट है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं, वापस आते हैं। बीच में क्या कमेंट आने से फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, और या फिर कमेंट देखना बंद करना पड़ेगा ना। आइए एक बार फिर से अपने वापस टॉपिक पे पहुंचते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन, जो 2 भागों में बटा हुआ है। कहां बटा हुआ है 2 भाग में, यह है पंचायती राज और यह है शहरी निकाय। जो पंचायती राज है वो किस में आता है, किस में आता है पंचायती राज, कौन से संविधान संशोधन में था पंचायती राज, जो 73वां आपका संविधान संशोधन था, जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, इसमें तो क्या आता है, पंचायती राज आता है 73वें में तो, और 74वां जो संविधान संशोधन था उसके अंदर आता है आपका नगर निकाय। तो पंचायती राज के अंदर जो है वो फिर 3 भागों में इसको जो है वो 3 स्तर पर है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। शहरी निकाय की बात करें तो नगर निगम, सबसे नीचे नगर पालिका, फिर उसके बाद नगर परिषद, और फिर उसके ऊपर नगर निगम। तो ये ऊपर से इस तरीके से है, ठीक है, ये सबसे निचला स्तर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ठीक है। हमने निम्न से उच्च की ओर इसको जो है वो लिखा है, ठीक है। इन सबकी चर्चा करेंगे कि ग्राम सभा वर्ष में कितनी बैठकें करता है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत कैसे हुई। थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने पढ़ा कि लॉर्ड रिपन ने जो है वो 1882 में इसकी शुरुआत की, इसलिए उनको जनक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने टाइम में की थी। आजादी के बाद क्या हुआ, हम जब भारत जो है स्वतंत्र हो गया 1947 में, हमारा 1950 में संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद संविधान में स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की गई। तो किस प्रकार से हमने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, तो देखिएगा, सबसे पहले भारत के अंदर जो है वो स्थानीय स्वशासन के इतिहास की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम से एक योजना चलाई जाती है 2 अक्टूबर 1952 को। हमारी तत्कालिक सरकार जो थी 1951 में जो सरकार गठित हुई, 1950 में संविधान लागू होने के बाद, उसने 1952 के अंदर ग्राम स्तर के विकास के लिए
एक योजना चलाई जिसका नाम रखा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लेकिन ये योजना असफल हो गई, ये योजना जो है वो विफल हो जाती है, ये योजना जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती है। क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ग्राम, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम से होती है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। बट यह योजना सफल नहीं हो पाती है और 1 साल में ही बंद हो जाती है। इसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा, क्या राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ कब हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1953। देखिए, और जब तक हमारा कांग्रेस का राज रहा है भारत में, तब तक आप देखेंगे कि जनरली कांग्रेस की जो योजनाएं होती है कांग्रेस सरकार की, वो जनरली जो है वो 2 अक्टूबर से होती है। तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953। ठीक है, यहां तक आपको याद हो गया। दोनों ही योजना असफल हो जाती है तो सरकार बड़ी चिंतित होती है और सरकार ने देखा कि इनकी 2 योजना जो है वो असफल हो गई है लगातार 2 सालों में। तो सरकार ने इन योजनाओं की विफलताओं को जानने के लिए, इन योजनाओं की असफलता के पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए एक कमेटी का गठन करती है, एक समिति का गठन करती है, समिति का गठन करती है। और यह समिति जो है वो क्या थी, नाम इसका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति, क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है यहां से कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो जनवरी 1957 में किया गया। देखिए, 52 में योजना असफल रही, 53 की योजना असफल रही। इसके बाद सरकार बड़ी चिंतित हुई और चिंतन होकर और उसने 1957 में, जनवरी 1957 में एक कमेटी का गठन किया, एक समिति का गठन किया और उस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसीलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से हम जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक योजनाओं की असफलता के बाद इनकी समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जनवरी 1957 में। और रिपोर्ट इसने दी 1957 में ही, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में बलवंत राय समिति ने इन योजनाओं की असफलता का तो कारण बताया ही, साथ में इन्होंने कुछ सिफारिशें की कि अगर हमें इन योजनाओं को सफल करना है, अर्थात ग्रामीण स्तर तक अगर हमें शासन की भागीदारी को पहुंचाना है, जो ये योजनाएं थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसी योजनाएं जो थी, अगर हमें इन योजनाओं को सफल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये काम करने पड़ेंगे। तो आइए, क्या सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में कहा सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हुए कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये योजनाएं जो है वो सफल हो, तो हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। और वो कार्य क्या होंगे, वो कार्य होंगे विकास में हमें जनता की भागीदारी जो है वो लागू करनी पड़ेगी। बलवंत राय मेहता समिति ने सरकार से सिफारिश की कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब इसमें आम जनता भी शामिल होगी, अर्थात सत्ता में जनता की भागीदारी को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जनता में, सत्ता में यानी शासन में जनता की भागीदारी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि विकास में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए सत्ता, हमारे देश के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे देशों में, जैसे पहले राजा का काल होता था,
राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। सारे निर्णय राजा लेता था और शक्ति जो है वो केंद्रित होती थी राजा में। लेकिन वर्तमान में जो है वो शक्ति केंद्रित नहीं है। देखो, मुख्यमंत्री की शक्ति मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन वो भी डिसीजन जो है वो मंत्रिपरिषद की सहमति से लेता है। यानी हमने क्या किया कि पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हमने पावर को जो है वो क्या कर रखा है? बांट दिया है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर सबसे मुख्य होते हैं पिता, लेकिन पिता एक तो ऐसा घर होता है जिसमें सारे डिसीजन पिताजी लेते हैं और बाकी किसी की बात नहीं सुनी जाती है। दूसरा घर ऐसा होता है जहां पर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है कि भोजन से संबंधित जो डिसीजन है वो घर में मां लेगी, यानी पत्नी जो है, बच्चों की माँ जो है, रसोई में क्या बनना है, कौन सा सामान आना है, कौन सा जाना है, यानी हर व्यक्ति में सत्ता की भागीदारी कर दी गई। हर व्यक्ति को सत्ता का थोड़ा थोड़ा जो है वो पावर दे दिया गया। इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास न होकर विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जो है वो स्तर पर सत्ता को क्या कर देना? विकेंद्रित कर देना। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि हमें जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और ग्राम स्तर पर हमें जो है वो पावर देनी चाहिए। जैसे गांव का अगर मामला है, आज आप गांव में रह रहे हो, किसी भी गांव में रह रहे हो और आपको कोई समस्या है, आपके गांव की लाइट नहीं है, आपके गांव में सड़क नहीं है, आपके गांव में जो है वो पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को फोन लगाते हो? क्या आप अपनी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भेजते हो? क्या आप अपनी शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेजते हो? क्या आप अपनी शिकायत किसे भेजते हो? आप सीधे खड़े होके सरपंच के घर जाओ, ओ भाई सरपंच साहब वोट दिए थाने और थे वोटा टाइम के गयो, लाइट जगेगी पूरी रात, गलिया में चाननो रहोगो, अंधेरों को नहीं होने दूं। और अब देखो अंधेरों बढ़े, चुनाव आन आ रहा है 2023 में, 4 रहे हो अब की बार। सरपंच साहब कहेगा अरे तू घबरा ना, 2 दिना को टाइम दे बेटा, 2 दिना में थारा घर चाननो हो गए, अपने गांव के अंदर चाननो होगो, तार टूट गया गए। यानी अगर आज हमारी सरकार ने जो है वो भारत में संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि शक्ति अब जो है वो अलग अलग लेवलों पर क्या कर दी है? हमने बांट दी है। ग्राम स्तर की समस्या है तो वहां ग्राम पंचायत है, सरपंच है, वो उन समस्याओं को हल करेंगे। तहसील की अगर कोई समस्या है तो नगर पालिका है, वो उन समस्याओं को हल करेगी। जिले की अगर कोई समस्या है तो जिला परिषदें हैं, वो उन समस्याओं को हल करेंगे, है ना। और अगर राज्य की कोई समस्या है तो राज्य करेंगे, संभाग की समस्या है तो संभागीय आयुक्त होते हैं, और देश की समस्या है तो देश है। तो हमने क्या करा? डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सत्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा इन्होंने ये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस समिति ने जो है वो ये सिफारिश की कि भारत में त्रिस्तरीय जो है वो व्यवस्था लागू की जानी चाहिए या त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करना चाहिए? किसने ये जो है वो सबसे पहले सिफारिश की? किस समिति ने ये सिफारिश की? किस समिति की ये रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो है वो त्रिस्तरीय क्या होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका उत्तर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति ने यह सबसे पहले सिफारिश की कि भारत में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 2 अक्टूबर, ये लाइन बहुत ज्यादा मोस्ट है, इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, ये तो 100% पूछा जाता ही रहा है पेपरों में। इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे भारत में पंचायती राज की जो है वो व्यवस्था शुरू की। क्या कहा हमने कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का सबसे मुख्य क्वेश्चन जो है वो यही है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुई? नागौर के बगदरी गांव से। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। कौन से राज्य से शुरुआत हुई? राजस्थान से इसकी जो है वो शुरुआत होती है। मोस्ट में आप इसको लिख दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से जो है वो लिख दिया है। इसके बाद देखो, अब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो कर दी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब ये काम नहीं कर पा रही थी। जी मान लो कोई लड़को है, कोई लड़की है, भाई सगाई तो कर दे, लेकिन फोन ने दे बाने दोनों टाबरा का फोन खोस ले वजद सगाई ओडी अनओडी एक बराबर है, क्योंकि थे बात तो कर कौन पाओगा, फिर कौन कर पाओगा नहीं, और ना ही था ना खर्चो दे। देखो जब टाबर की सगाई कर देनी तो माता पिता बाने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना शुरू कर दे, कभी टाबर ने थोड़ा पैसा ज्यादा दिया कि खर्चो बढ़ गयो बेगो। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था की ऑफिशियल शुरुआत तो कर दी। नहीं, फर्स्ट आंध्र प्रदेश से नहीं हुई है, फर्स्ट तो राजस्थान से हुई है। फर्स्ट आंध्र प्रदेश से नहीं हुई है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश से नहीं हुई है फर्स्ट। क्या नाम है? पूर्ण सिंह जी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत मानी जाती है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत मानी जाती है वो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से ही जो है वो हुई है। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। ये जो आप बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से नहीं हुई है। अब देखिए, अब ये जो संस्था थी पंचायती राज, ये काम नहीं कर पा रही थी, और जब काम नहीं कर पाई तो इसके समीक्षा के लिए कोई समितियां बनी। इसकी समीक्षा के लिए क्या बनी? कई समितियां बनी जो कि सरकार को अवगत कराती रही कि भाई आपने पंचायती राज तो शुरू कर दिया है, अब इसमें यह दिक्कत आ रही है, अब इसमें यह समस्या है, अब हमें इसको शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, हमें इसमें यह सुधार करना है। ये सारी बातें जो है वो क्या की गई? बताई गई। तो देखिए, सबसे ये समितियां आपको याद रखनी है। पहली समिति बनती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है वो दिसंबर 1977 को बनाई जाती है, और इसने कहा, इसने जो सिफारिश की, इसने जो सरकार को सिफारिश की कि भैया आप पंचायती राज शुरू कर चुके हो तो आप इसमें ये सुधार करो। क्या क्या सुधार के लिए कहा? कि 2 स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पंचायती राज में अभी तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अभी तो पंचायती राज में क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा कि 2 स्तर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए जिला परिषद स्तर और एक होना चाहिए मंडल पंचायत। इन्होंने ग्राम पंचायत का जो है वो सिफारिश नहीं किया। दूसरा इन्होंने बात कही कि जो चुनाव होते हैं पंचायती राज में, जो चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दल की भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक दल जो है वो सहभागिता होनी चाहिए। यानी पंचायतों के अंदर भी कांग्रेस, बीजेपी है ना, बाकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? उन सबको क्या करना चाहिए? इन पंचायती राज के चुनावों को लड़ना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी की सरकार होती है, राज्य के अंदर जो है वो अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, उसी तरीके से गांव में भी राजनीतिक पार्टियों की जो है वो शासन होना चाहिए। तो ये बात कही। तीसरी बात इन्होंने कही कि एससी एसटी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायती राज में एससी एसटी को आरक्षण देने की बात किसने कही, तो अशोक मेहता समिति ने। लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए नहीं कहा गया, महिलाओं के लिए आगे आएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पूर्ण सिंह जी, ये कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, इनको आप माफ करें, और हम आपसे कह रहे हैं कि इनको आप माफ कर दें। ये तो कुछ भी कह सकते हैं,
ये तो बच्चे हैं, है ना, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो आप और हम सब लोग जो है वो इनको मन का सच्चा मानकर जो है वो माफ कर देते हैं, और कोई अगर हमसे खता हुई है तो हम भी आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है पूर्ण सिंह जी, और आप अध्ययन पे ध्यान दें, और हमारा तो आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी कमेंट पे ध्यान भी ना दें। अगर जो बच्चे वास्तव में अध्यापक बनना चाहते हैं और तय कर चुके हैं कि मास्टर बनना ही है, वो कमेंट को ऑफ करके ही पढ़ें। जब आपको कोई कमेंट करना हो ना तभी आप कमेंट ऑन करें, वरना चैट बॉक्स को बंद कर दो आप। ठीक है, मैं तो कर नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, हमेशा नहीं पूछते, कभी कभार एक आधी बार। तो उन बच्चों का मुझे इंतजार रहता है कि कहीं, है ना, कहीं फालतू कमेंटों में कोई महत्वपूर्ण कमेंट ना छूट जाए, इसीलिए मुझे तो चालू रखना पड़ता है। ठीक है, तीसरी इन्होंने क्या सिफारिश की कि SC/ST को आरक्षण दिया जाए और इन पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन पंचायती राज अभी भी संवैधानिक संस्था नहीं थी। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका संविधान के द्वारा गठन किया जाए, तो पंचायती राज अभी क्या नहीं थी, संवैधानिक संस्था नहीं थी। तो इस अशोक मेहता समिति ने कहा कि भैया इनको जो है वो क्या किया जाना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो समिति आती है कौन सी आती है, GV राव समिति। कौन सी समिति आती है नेक्स्ट, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट जो समिति आती है वो आती है आपकी GV राव समिति। क्या कहती है GV राव समिति? GV राव समिति क्या कहती है? GV राव समिति क्या कहती है देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, लाइट की बाधा आ जाती है बीच में, है ना, कभी ना कोई बाधा आती ही है। देखिए GV राव समिति ने कहा कि इन्होंने तुलना की कि ये जो पंचायती राज है वो बिना जड़ की घास है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि पंचायती राज जो है वो बिना जड़ की घास के समान है। आपके घर में कोई पौधा है और आप उसकी जड़ काट दोगे तो वो पौधा क्या बढ़ सकता है क्या? वो पौधा विकसित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि किस समिति ने कहा, किस समिति ने पंचायती राज की तुलना बिना जड़ की घास से की है? किस समिति ने पंचायती राज की तुलना बिना जड़ की घास से की है? तो आप बताओगे GV राव समिति ने, जो कि 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में बनी थी। और इन्होंने कहा, तुलना करते हुए कहा कि पंचायती राज बिना जड़ की घास है। क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें पैसे वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक तो बात, मोस्ट जो बात है वो यह कही कि ये बिना जड़ की घास के समान है। दूसरी इन्होंने बात कही कि जिला विकास आयुक्त का जो है वो पद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायती राज के अंदर एक पद सृजित किया जाना चाहिए, जिला विकास आयुक्त का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर जिला विकास आयुक्त का पद जो है वो सृजित किया गया? तो GV राव समिति की सिफारिश पर। ये सब क्या कर रहे हैं? केवल सिफारिश कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सरकार इनकी बात मान रही है। ये अपनी, देखो, जैसे मान लो आप मुझसे पूछे कि गुरुजी कौन सी बुक पढ़ूं, और मैं थाने कहती हूँ भैया आ बुक पढ़ लो, तो ये मेरी क्या है, केवल आपको सिफारिश है। आप जरूरी नहीं है कि वही बुक पढ़ो, आपकी मर्जी है कोई सी भी पढ़ो। इसी तरीके से नेक्स्ट जो समिति बनी वो बनी LM सिंधवी समिति, जो कि 1986-87 में बनती है। LM
सिंघवी समिति, और इसने कहा कि इन पंचायती राज को, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, संविधान में इनको मान्यता दीजिए। इन्होंने कहा कि ग्राम सभा का गठन होना चाहिए ग्राम स्तर पर। किस समिति ने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का जो है वो गठन होना चाहिए? तो एलएम सिंघवी समिति। फिर इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत का गठन करना चाहिए। एलएम सिंघवी समिति ने यह भी कहा कि वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध करवाने चाहिए। यह मोस्ट है कि इस समिति ने सिफारिश की कि इनको जो है वो वित्त साधन यानी धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई कोई भी संस्था संचालित करने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो धन की व्यवस्था की जाए, वित्त की व्यवस्था की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसने कहा कि तीसरा स्तर घोषित किया जाए? किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज को सत्ता का या शासन का तीसरा स्तर घोषित किया जाए? किसने कहा? तो एलएम सिंघवी समिति ने 1986-87 में यह बात कही। इसके बाद देखिएगा एक और समिति बनती है जो है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ने कहा 1988 में कि संविधान में इसको मान्यता दी जाए, पंचायती राज को कार्यकाल इनका 5 वर्ष किया जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। किस समिति की यह सिफारिश थी कि पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए? कौन सी समिति थी बताएं? यह जो समिति थी वो थी आपकी पीके थुंगन। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि इन संस्थाओं को पैसे देता है। जो भी सरकार के पास टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से कुछ हिस्सा इन संस्थाओं को देता है ताकि ये अपना जो है वो शासन संचालित कर सके। ठीक है। इसके बाद एक और समिति बनती है गाडगिल समिति 1988 में। कब बनती है? 1988 में। पीके थुंगन समिति भी कब बनती है? 1988 में। गाडगिल समिति की सिफारिश थी कि संविधान में मान्यता दी जाए इनको, सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है या पंचायत समिति है, इनमें वोटिंग होनी चाहिए। जनता इसमें चुनाव के जरिए अपने सदस्यों का क्या करे? चयन करे। तो निर्वाचन होना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुनाव के जरिए इनका जो है वो क्या होना चाहिए? सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, है ना। एससी एसटी व महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। एससी एसटी और महिलाओं को भी इसमें क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। एससी एसटी और महिलाओं, तो महिलाओं को जो है वो पंचायती राज में आरक्षण की सिफारिश की थी गाडगिल समिति ने। एससी एसटी को तो था पहले किया था, और महिलाओं के लिए गाडगिल ने कहा। और यह भी कहा कि राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो किया जाना चाहिए। इन सारी समितियों के ऊपर विचार करने के बाद जितने भी समिति हमने पढ़ी, सरकार को इनकी रिपोर्टें गई, सरकार ने इनकी रिपोर्टों के ऊपर गहन अध्ययन किया, और इन सभी की रिपोर्टों के गहन अध्ययन के बाद सरकार क्या करती है? 1992 में एक संविधान संशोधन करती है जिसे नाम दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या नाम दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। और दूसरा संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992। तो 1992 में 2 संविधान संशोधन होते हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये है बेस, किस आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो रहा है। अब आपको समझ में आया कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी 73वें संविधान संशोधन की, क्यों आवश्यकता पड़ी 74वें संविधान संशोधन की। तो ये
पूरा बेस है इस संविधान संशोधन का। तो 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि आपका टॉपिक में नाम लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन। इसका जो नाम था 73वें संविधान संशोधन का, वो था पंचायती राज। क्या नाम था? पंचायती राज था। इसके अंदर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया 9। किस संविधान संशोधन में? भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और 73वें संविधान संशोधन 1992 का क्या नाम रखा गया? पंचायती राज। यानी नया जो भाग 9 जोड़ा गया था उसका नाम क्या रखा गया? पंचायती राज रखा गया। इसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है वो जोड़ा गया। यानी अगर इंग्लिश में पूछे तो 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया, हिंदी में पूछे तो 243 से लेकर 243 अणे तक जोड़ा गया। और इसमें टोटल जो है वो 16 अनुच्छेद होते हैं। और इसकी जो अनुसूची थी वो 11वीं अनुसूची थी, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए, 29। जैसे बिश्नोई संप्रदाय है उसके 29 नियम होते हैं, उसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन के अंदर 29 विषयों को पंचायती राज के तहत जोड़ा गया कि ये 29 चीजें हैं, ये 29 कार्य हैं, ये 29 विषय हैं जिनका कार्य कौन करेगा? पंचायती राज देखेगा। कौन देखेगा? पंचायती राज देखेगा। क्या क्या याद रखना है? 73वें संविधान संशोधन का नाम क्या है? पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? संविधान में भाग 9। 73वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक है। इसमें कुल कितनी जो है वो अनुसूची है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 16 अनुच्छेद हैं। इसमें कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी। इसके बाद इसके अंदर जो है लोकसभा में ये पारित होता है 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा से ये पारित होता है 23 दिसंबर 1992 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 20 अप्रैल 1993 को, और भारत में लागू होता है ये 24 अप्रैल 1993 को। भारत में कब लागू होता है ये? भारत में लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन राजस्थान में लागू होता है कब? राजस्थान में लागू होता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। राजस्थान में इसका क्या नाम है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1994 को। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। 73वां संविधान संशोधन नाम पंचायती राज, भाग 9, अनुच्छेद 243 टू 243 ओ, अनुसूची 11वीं, विषय 29, कुल अनुच्छेद 16। राज्यसभा से पारित लोकसभा से पारित हुआ 22 दिसंबर 92 को। दूसरे दिन राज्यसभा से पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 23 दिसंबर 1992 को, और भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को, और भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बना, और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1994 को। ये पूरी मोस्ट बातें जो है वो 73वें संविधान संशोधन की इसमें आ चुकी है। अब इसके अलावा इसमें कोई मोस्ट बातें नहीं है। इसके 29 विषय हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और नाम रखा गया नगरीय स्वशासन। क्वेश्चन पूछा जाएगा 74वें संविधान संशोधन का नाम क्या है? 74वें संविधान संशोधन का नाम क्या है? नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। हाँ, तो 24 अप्रैल 1994 ही है राजस्थान में। देखो राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 ही है। थोड़े से क्योंकि सामने वाला जहां मैं कमेंट देख रहा था वो स्क्रीन बंद हो चुकी है, तो कमेंट मेरे से दूर हो चुके हैं विद्युत बाधा के कारण। 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या कहता है कि नाम इसका क्या होगा, नगरीय स्वशासन होगा। लोकसभा में यह पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को। कब हुआ? 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में यह पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को। भारत में लागू हुआ 1 जून 1993 को। भारत में लागू हुआ 1 जून 1993 को। एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, एक सेकंड रुकिए। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। लाइट चली गई है ना, इसीलिए एसी बंद करनी पड़ेगी, वरना तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 में और भारत में लागू हुआ 1 जून 1993 को। भारत में लागू हुआ सिर्फ 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। कहा? राजस्थान में 23 सर नोट 24। कोई बात नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात को हम बिल्कुल सम्मान देते हैं। आप कह रहे हैं कि 24 अप्रैल 1993 को तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी 23 अप्रैल को हुआ। ये आपका ये कहना है क्या? आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार। वो मीन 23 राजस्थान में 23 को हुआ। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं। मेरे पास इस अधिनियम की पीडीएफ तो होगी। ठीक है, ओके भाई, सही है आपकी बात। 23/4/1994 वैलिड रूल डेवलपमेंट 23 कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। मैंने ऑफिशियल इसकी साइट पे देख लिया है। यहां पर 23 कर लीजिए। मुझसे लिखते समय गलती हो गई। जो आपकी वेबसाइट है ना, उस पे यही लिखा है। सही है, आपकी बात ही सत्य है। मुझसे ही ये गलती हो गई थी। यहां पर आज आप क्या कर लीजिए, 23 कर लीजिए। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ। इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। क्या कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा था ना, तब गलती हो गई मुझसे। ये सारे डाटा जो है वो आपकी बिल्कुल ऑफिशियल है, बस मुझसे लिखने में गलती हो गई है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
कि आपने सही समय पर बता दिया, वरना बच्चों तक गलत इंफॉर्मेशन जाती, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप सजग हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, आप कक्षा में ध्यान दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को हमें अपडेट करवा दिया है। लिखते समय गलती हो गई थी, 23 अप्रैल 1994 को ही यहाँ पर आप सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया। भारत में लागू हुआ 1 जून 1993 को। इसके अंदर जो है वो क्या है, इसके अंदर भी आपके जो है वो क्या है, इसके अंदर है भाग 9 क। याद रखना कि 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन कौन से भाग में है, तो भाग 9 क में है। किस में है, भाग 9 क में है, ये 9 क में है। अनुच्छेद 243 पी से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 243 पी से शुरू होते हैं और 243 जेड जी तक जाते हैं। टोटल 18 अनुच्छेद हैं, 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है और 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। देखिए 73वें संविधान संशोधन में थे 29 विषय और 74वें संविधान संशोधन में है 18 विषय। कौन कौन से विषय हैं, आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनके विषय हैं 11वीं अनुसूची के अनुसार 29 विषय कौन कौन से हैं, देखिएगा। 29 विषय हैं कृषि, जिसमें कृषि विस्तार को सम्मिलित करना, यानी गांव के अंदर कृषि का विकास करना, भूमि विकास करना, भूमि सुधार करना, भूमि संगठन और भूमि संरक्षण करना, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना, जल प्रबंधन करना, नदियों के मध्य भूमि विकास करना। चौथा है पशुपालन करना, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन का विकास करना। पांचवा है मत्स्य उद्योग का विकास करना। छठा है वन जीवन तथा कृषि खेती या वनों का विकास करना, लघु वन उत्पत्ति करना, लघु उद्योग का विकास करना, खाद्य उद्योग सम्मिलित हो जिसमें खादी ग्राम और कुटीर उद्योग का विकास करना, ग्रामीण विकास करना। यानी ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, वो किसके अंडर आएंगे, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पंचायती राज के अंडर आएंगे। किसके अंडर आएंगे, ये पंचायती राज के अंडर आएंगे। सर सरकारी नौकरी से बर्खास्त, बर्खास्त का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने सरकार से नौकरी आपकी छूट गई है। कर्मचारी सरकार द्वारा संचालित प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकता है क्या। देखिए बर्खास्त किया है आपको, ना कि टर्मिनेट किया है। अगर आपको फिर भी मांगनी चाहिए, एक बार इस विषय पर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा किशन लाल जी, हम कॉल पे इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, उस पे हम चर्चा करेंगे, सुबह कर लीजिएगा 8 बजे के करीब। लघु वन, ये जो विषय हैं इन पे राज्य सरकार नहीं, पंचायती राज जो है वो क्या करेगी, सारे मामले देखेगी। खादी ग्राम कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास के कार्य। इसके बाद पीने के पानी की व्यवस्था करना गांव में, ईंधन व पशु चारे की व्यवस्था करना, सड़कें पुल तंटों जल मार्ग तथा अन्य संचार के साधनों की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित हो, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना जैसे सोलर लाइट हो गई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना गांव में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, याद रखना, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा का व्यवस्था करना और पुस्तकालय की व्यवस्था करना भी क्या है, पंचायती राज के अंडर में आता है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, बाजार और मेले का आयोजन, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाने खुलवाना, पारिवारिक समृद्धि के लिए कार्य करना, महिला और बाल विकास के लिए कार्य करना, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोग से आते हैं, कमजोर वर्ग की समृद्धि के लिए कार्य करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोक विभाजन पद्धति का उपयोग करना और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, ये सारे काम पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। इनसे आपसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। कोई बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य पंचायती राज के अंदर आता है ना, है ना, बहुत रेयर चांस में ही पूछे जाते हैं, जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
आपको बस इतना याद रखना है कि पंचायती राज के अंदर 29 कार्यों को शामिल किया गया है, बस इतना याद रखना है। इनको याद रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि गांव से जुड़ी हुई सारी जो समस्याएं होती है वो कौन हल करती है, ग्राम पंचायत करती है। तो आपको बेसिक ही पता चल जाएगा कि ये पंचायत 11वीं अनुसूची का विषय है। इसके बाद जो 12वीं अनुसूची है इसमें 18 विषय हैं, जिसमें नगरीय योजना, क्योंकि ये नगर पालिका से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, भूमि उपयोग व विनियमन करना, आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना बनाना, बहुत ही ज्यादा जो है वो रुक गया। बहुत ही ज्यादा जो है वो विद्युत बाधा हो रही है, इसीलिए जो है बार बार समस्या आ रही है। बस थोड़ा सा बचा है। क्या है 12वीं अनुसूची में क्या आता है? हमने पढ़ा कि नगरीय योजना आती है, नगर की योजना आती है, भूमि उपयोग आता है, भूमि से संबंधित नियम आते हैं, भवन निर्माण आता है, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना आती है, सड़कें एवं पुल आते हैं, सड़कें एवं पुल का निर्माण आता है, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय करना, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट का प्रबंधन करना, अग्निशमन सेवाएं यानी अग्नि को बुझाने वाली अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि करना, समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करना, बंदी सहित सुधार और उनकी उन्नति के लिए कार्य करना, सॉरी गंदी ये क्या लिखा है, इसको मैं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेक करके फिर बताऊंगा। नगरीय निर्धनता उन्मूलन करना, नगरीय सुख सुविधा और सुविधाओं जैसे पार्क उद्यान खेल के मैदान बनाना, सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य पथ आयामों की अभिवृद्धि करना, शव को दफनाने शवाधान करने या दाह क्रिया वह शमशान व आदि जगह पर जो है वो, जैसे शमशान घाट हो गए, आपके कब्रिस्तान हो गए, उनमें विद्युत आदि की जल आदि की व्यवस्था करना, कांजी हाउस यानी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के लिए कांजी हाउस बनाना जहां पर आवारा पशु को रखा जाता हो, जन्म व मृत्यु से संबंधित जो है वो डाटा रखना, जन सुविधाओं जिसमें मार्ग पर विद्युत व्यवस्था करना, पार्किंग स्थल बनाना, बस स्टैंड बनाना, जन सुविधाएं सम्मिलित आती है, और वधशालाएं और चर्म शोधन शाखाओं का जो है वो विनियमन करना। ये जो सारे कार्य आते हैं वो किस में आते हैं? ये जो सारे कार्य आते हैं वो 12वीं अनुसूची में जो है वो आते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो हो जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट पूर्ण हो गया है। अब कुछ इस टॉपिक से संबंधित अन्य डाटा मैं आपको करवा सकता हूं अगर आप कहोगे तो हम कल करेंगे, जिसमें नगरीय जो प्रशासन है और जो स्थानीय स्वशासन है उस पे थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे विस्तार से कल, है ना, कि इनकी बैठकें कब होती है, बैठकों में कब कब होती है, किस डेट को होती है, कौन किसको इस्तीफा देगा, है ना, इस तरीके की जो है वो कौन सा जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, कौन सा जो है प्रशासनिक प्रतिनिधि होता है। तो कल ये टॉपिक और चलेगा, कल ये टॉपिक आपका जो है वो पूर्ण हो जाएगा, कल रात को ये टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। तो बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें आप। और अगर आपको, हालांकि कुछ कमियां भी हो सकती है क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो जो भी कमियां आपको लगती है, जो भी सुधार आपको लगते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अगले आने वाले सेशनों में और बेहतर बनाएं और उनमें सुधार करें। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।